आज हम लोग भाषा विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। भाषा विज्ञान। और जो पहली क्लास थी, क्लास 1 में 100 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो 100 प्रश्न से आगे जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। ऑप्शन ए है मेवाती, बी है मड़ियाली, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, मड़ियाली, सी मारवाड़ी और डी है मेवाड़ी। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मड़ियाली नहीं है, ठीक है ना, मड़ियाली नहीं। बाकी मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी इसकी भाषाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, भाषा शब्द किस धातु से बना है। भाषा शब्द किस धातु से बना है। ऑप्शन ए है भास, बी भास, सी दस और डी है हस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भाषा शब्द किस धातु से बना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसमें ये रहेगा, ठीक है, भाषा शब्द किस धातु से बना है। तो किस धातु से बना है, यहाँ पर ये लिखा जाएगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। भाषा शब्द किस धातु से बना है। ऑप्शन ए है भस, बी है भास, सी है दस और डी है अस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भास। भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना है। फिर अगला प्रश्न है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, किसका कथन है, ठीक है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है जॉन विल्काइस्ट, सी है कामता प्रसाद गुरु और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं प्रश्न। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, कथन किसका है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है जॉन विल्काइस्ट, सी है कामता प्रसाद गुरु और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु का कथन है, ठीक है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया। देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी जो है उसको लिखने का सुझाव किसने दिया है। ऑप्शन ए है नरेंद्र देव, बी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सी काका कालेलकर और डी है विनोबा भावे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देवनागरी में आके 12 खड़ी का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, काका कालेलकर के द्वारा दिया गया था, काका कालेलकर, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है। ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है हर्षवर्धन और डी है जयभट्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बघेली, बी है भोजपुरी, सी अवधी और डी है छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी नहीं आती है, ठीक है। भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और इसमें 3 भाषाएं हैं, मगही, मैथिली, मगही हो गया, मैथिली हो गया और भोजपुरी, ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और पूर्वी हिंदी में कौन सी है, पूर्वी हिंदी में बघेली है, अवधी है और छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला प्रश्न है, मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन है दरभंगा, बी मेरठ, सी मुजफ्फरनगर पुर और डी है पूर्णिया।
तो मैथिली क्या, मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है, और बिहारी हिंदी ये कहाँ मैथिली प्रयोग की जाती है, पूछ रहा है कहाँ पर नहीं प्रयोग की जा रही, तो मेरठ में नहीं की जाती है, ठीक है। मेरठ में जो है खड़ी बोली प्रयोग की जाती है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है, असमिया, संस्कृत, हिंदी और नेपाली। तो कौन सी लिपि है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, तो इसमें असमिया है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है, बाकी देवनागरी में संस्कृत, हिंदी और नेपाली लिखी जाती है। फिर इसके बाद सॉरी, अगला प्रश्न है, जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है। ऑप्शन ए है संपर्क भाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी जनभाषा और डी है राजभाषा। तो जो भाषा दो लोगों के बीच, दो भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है, उसे संपर्क का काम करती है, उसे क्या कहते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संपर्क भाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। राजभाषा क्या है, ये भी हिंदी है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। जो मानक हिंदी है इसका आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है मेरठ, सी है दिल्ली और डी है हिमाचल प्रदेश। तो जो मानक हिंदी है उसका आदर्श एवं मानक क्षेत्र कहाँ माना जाता है, तो मेरठ के आसपास की जो भाषा है वही आदर्श एवं मानक क्षेत्र माना जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। ऑप्शन ए है अपभ्रंश, बी है पाली, सी है प्राकृत और डी है संस्कृत। तो मध्यकालीन आर्य भाषा कौन सी नहीं है, संस्कृत नहीं है, ठीक है। तो डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये क्या है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में अपभ्रंश पहले आती है पाली, इसके बाद दूसरी है प्राकृत और तीसरे नंबर पे आती है अपभ्रंश। ये क्या है, ये मध्यकालीन आर्य भाषा है। इसके बाद आधुनिक आर्य भाषा में क्या आती है, आधुनिक आर्य भाषा काल। इसमें अपभ्रंश के बाद जो भाषाएं हैं वो आधुनिक भाषा, आधुनिक आर्य भाषा कहलाती है, ठीक है। इसके बाद संस्कृत जो है ये क्या है, ये पुरानी है, ठीक है, प्राचीन आर्य भाषा है। फिर इसके बाद है, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है। ऑप्शन ए है ग्रियर्सन, बी है सुनीति कुमार चटर्जी, सी है भोलानाथ तिवारी और डी है धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है। ऑप्शन ए है भोजपुरी, बी है कुमायूनी, सी है छत्तीसगढ़ी और डी है कन्नौजी। तो पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है, भोजपुरी से प्रभावित है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था। फिर से प्रश्न देख लेते हैं, आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था। ऑप्शन ए है अस्कोली, बी है वान बैडके, सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डी है गिलक्राइस्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले
आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा अस्कोली महोदय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भाट भाषा किसे कहते हैं? भाट भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है छत्तीसगढ़ी, सी पहाड़ी और डी है डिंगल। तो भाट भाषा किसे कहते हैं? डिंगल भाषा को कहते हैं। ठीक है, डिंगल भाषा रासो साहित्य में प्रयोग की गई है। फिर अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है भाषा प्रतीक व्यवस्था है, ऑप्शन बी भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, भाषा व्यवहार सामाजिक है। पूछ रहा है भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? भाषा में प्रयुक्त शब्दों तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृतिक है, ये वाला सही हो जाएगा। यही कथन गलत है। बाकी भाषा प्रतीक व्यवस्था ये सही है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा व्यवहार सामाजिक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका गलत उत्तर ये सी वाला हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, बी है अनुच्छेद 345, सी है अनुच्छेद 349 और डी है अनुच्छेद 351। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अष्टम अनुसूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत की गई। ठीक है, तो डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईसुरी किस बोली के लोक की भी कवि है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी अवधी और डी है बुंदेली। तो ईसुरी जो है किस बोली के लोक कवि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेली के लोक कवि है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, मेरठ सहारनपुर बिजनौर, मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है कन्नौजी और डी है अवधी। तो मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, खड़ी बोली पूर्वी हिंदी की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? ने का प्रयोग किस बोली में नहीं होता है? ऑप्शन ए है कौरवी, बी है अवधी, सी है हरियाणवी और डी है मालवीय। तो इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? ने का प्रयोग अवधी भाषा में नहीं होता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्रज, बी है खड़ी बोली, सी बुंदेली और डी है अवधी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पावरी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पावरी किससे संबंधित है? ये बुंदेली से संबंधित है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होता है? कौन से राज्य में लागू नहीं होगा? फिर से देखते हैं, शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो राजभाषा अधिनियम 1976 शासकीय प्रयोजन के लिए तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी कोंकणी, सी पंजाबी और डी है संस्कृत। तो संविधान की जो अष्टम अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं, लेकिन उसमें कौन सी नहीं है?
अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में जाएगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में जाएगा? अनुच्छेद 345, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 351, सी है अनुच्छेद 346 और डी है अनुच्छेद 344(4). तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जिसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा संघ की राजभाषा में जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 346 में ये उपबंध किया गया। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ है? ऑप्शन ए है 1957, बी है 1967, सी 1945 और डी है 1983 ईस्वी। फिर से देख लेते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1983 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए है भारतीय अंकों का, बी है भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का, सी है भारतीय मूल के अरबी एवं अंतरराष्ट्रीय अरबी के अंतरराष्ट्रीय रूप को और डी है उपरयुक्त सभी को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को। तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विभाषा से आशय है, विभाषा से आशय है। ऑप्शन है राजभाषा, बी है मातृभाषा, सी है एक प्रांत की बोली और डी है एक देश की भाषा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विभाषा से आशय है एक प्रांत की बोली। ठीक है, एक प्रांत की बोली को विभाषा कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, बी है गुरुमुखी, सी है देवनागरी और डी है अंग्रेजी। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है अवधी, बी है मगही, सी भोजपुरी और डी है मैथिली। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो इसमें से अवधी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवधी कहाँ जाएगी? ये पूर्वी हिंदी में है। ठीक है ना, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी है? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही जो है भाषा, ये मगही बोली किस प्रदेश की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है छत्तीसगढ़। तो मगही किस प्रदेश की बोली है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, मगही बिहार की बोली है। फिर अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ऑप्शन ए है ब्राचर, बी है पैसाची, सी है मागधी और डी है अर्धमागधी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से
किस अपभ्रंश से माना गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण अपभ्रंश से, ठीक है ना। मागधी से बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी है। और पश्चिमी हिंदी से सौरसेनी से है नहीं, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। फिर से देख लेते हैं। मागधी हिंदी बिहारी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है ब्रजभाषा और डी है छत्तीसगढ़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आगरा किस बोली का क्षेत्र है, इसका उत्तर क्या हो जाए, आगरा के मथुरा ये सारे ब्रजभाषा के क्षेत्र है, ठीक है, तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है अपभ्रंश, सी है प्राकृत और डी है पाली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक भाषा कौन सी है, अपभ्रंश है, ठीक है ना। अपभ्रंश जो है ये वियोगात्मक भाषा के अंतर्गत आती है। फिर अगला प्रश्न है, स्थापना स्थापना है देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, ये तो सही है। तर्क क्या कह रहा है, आर, क्योंकि इसमें उच्चारित प्रत्येक वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है ए गलत आर सही, बी में है ए और आर दोनों सही, सी है ए सही आर गलत और डी है ए और आर दोनों गलत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्थापना फिर से पढ़ लेते हैं, देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता वैसा ही लिखा जाता, तो सही है, तो ए सही हो गया। फिर है तर्क क्या है, क्योंकि इसमें उच्चारित प्रत्येक वर्ण ध्वनि के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। तो आर किसमें सही है, आर इसमें सही है, ठीक है, तो ए और आर दोनों इसमें सही हो रहा है, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। ऑप्शन ए है किलाक्षर, बी है खरोष्ठी, सी कुटिल और डी है रोमन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है, किस प्राचीन लिपि से हुआ है, कुटिल लिपि से हुआ है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है ब्रजभाषा, सी है अवधी और डी है छत्तीसगढ़ी। तो ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है, ब्रजभाषा को, ठीक है, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है ग्रियर्सन के अनुसार। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी, बी है हिंदुई, सी रेख्ता और डी है दक्षिणी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा को हिंदुस्तानी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्राकृत, बी है लौकिक संस्कृत, सी है वैदिक संस्कृत और डी है पाली। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहले आती है पाली,
इसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश। ठीक है। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक है। प्राकृत जो है 1 ईस्वी से, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी सन तक। ठीक है। ये इनका काल है। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500, और अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत। ठीक है। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। ऑप्शन ए संस्कृत से, बी प्राकृत से, सी पाली से, या डी अपभ्रंश से। तो आधुनिक भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहले है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। इसके बाद है लौकिक संस्कृत। इसके बाद है पाली, फिर है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश। ठीक है। फिर है आधुनिक आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं। इसका क्रम है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग गठित करने का, राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए है 346, ऑप्शन बी है 344, ऑप्शन सी है 345, और डी ऑप्शन है 343। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 344 अनुच्छेद में है। फिर अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन ए है अलंकारिता, बी है भाषिक विशिष्टता, सी है वैज्ञानिकता, और डी है अनुप्रयुक्तता। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें क्या नहीं होता है? इसमें जाहिर सी बात है अलंकारिता नहीं होगी। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए? ठीक है। यहाँ पर प्रचार बढ़ाए। फिर से देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए? ऑप्शन ए है 343, बी है 348, सी 346, और डी है 351। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 351 में है। ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। ऑप्शन ए है 1000 ईस्वी के आसपास, बी है 500 ईस्वी के आसपास, सी है 800 ईसा पूर्व के आसपास, और डी है 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी के आसपास। अपभ्रंश भाषा, जब इसका अपभ्रंश के बाद इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। और अपभ्रंश का काल क्या रहता है? पहली ईस्वी से, पहली ईस्वी से पहले आती है प्राकृत। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी में है। सबसे पहले आती है पाली, पाली के बाद है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश। ठीक है। तो पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। फिर है प्राकृत, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है। अपभ्रंश क्या है? 500 से 1000
ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी अपभ्रंश से, इसके बाद से ही खड़ी बोली का जन्म होता है। ठीक है, तो 1000 ईस्वी के आसपास से खड़ी बोली का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृत, वैदिक धर्म, बी है जैन धर्म, सी है बौद्ध धर्म, और डी है सिख धर्म। तो पाली किस धर्म की भाषा है? पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? बोलियां कितनी हैं? ऑप्शन ए है 17, बी है 25, सी है 6, और डी है 9। तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 17 बोलियां हैं। ठीक है ना, जिसमें पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी इसकी 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी इसकी 3 हो गई, बिहारी हिंदी इसकी भी 3 है, राजस्थानी हिंदी नहीं, इसमें कुल मिलाकर 17 बोलियां हैं। ठीक है ना, 17 बोलियों का। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है उड़िया, बी है मराठी, सी है असमिया, और डी है बंगला। तो आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं? पूर्वी समुदाय में ये मराठी नहीं आती। ठीक है ना, बाकी उड़िया, असमिया और बंगला ये पूर्वी समुदाय की भाषा है। फिर अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है प्राकृत है। ठीक है, यहाँ पे प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? तो ऑप्शन ए है पाली, बी है डिंगल, सी है अपभ्रंश, और डी है अवहट्ट। तो पाली से पहले क्या रहता है? प्राकृत से पहले पूछ रहा है। ठीक है ना, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा पाली। इसका क्रम क्या है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, ये इसका क्रम रहता है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? ऑप्शन ए है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, सी है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और डी है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का काल पूछ रहा है। ठीक है, तो अपभ्रंश का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी, बी है भोजपुरी, सी है अवधी, और डी है मैथिली। इसका उत्तर तो सबको पता होगा। ठीक है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों की अधिकता होती है वह क्या कहलाती है? हिंदुस्तानी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झांसी, जालौन, हमीरपुर, झांसी हो गया, जालौन है, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ऑप्शन ए है बुंदेली, बी है कन्नौजी, सी है ब्रजभाषा, और डी है मालवी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली क्या है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी, और इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। कन्नौजी भी इसी में है, ब्रजभाषा भी इसी में है। ठीक है ना, ये सारी भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें एक और खड़ी बोली, और एक है
हरियाणवी, हरियाणवी। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, कौरवी, और हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। तो ठीक है, तो ये पांचों बोलियां, एक, दो, तीन, चार, पांचें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला प्रश्न है, भोजपुरी की उत्पत्ति, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, बी है मागधी अपभ्रंश से, सी है सौरसेनी अपभ्रंश से, और डी है ब्राचर अपभ्रंश से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी है। ठीक है, भोजपुरी, तो बी वाला सही हो जाएगा। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पूर्वी हिंदी, और डी है बिहारी हिंदी। तो मगही कहाँ आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, बिहारी हिंदी में मगही है, मगही है, मैथिली है, इसके बाद मगही, मैथिली है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीन है इसके अंतर्गत, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पूर्वी हिंदी में क्या आएगी? अवधी, इसके बाद बघेली, इसके बाद छत्तीसगढ़ी। ठीक ना, ये पूर्वी हिंदी में आ जाएंगी। पश्चिमी हिंदी में क्या आ जाएगा? पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, खड़ी बोली हो गया, हरियाणवी हो गया, इसके बाद है ब्रज है, इसके बाद बुंदेली है, इसके बाद कन्नौजी है। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी में आ जाएंगी। राजस्थानी में क्या आ जाएगा? मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए है ब्लूमफील्ड, बी है जेस्पर्सन, सी है सस्यूर, और डी है ग्लीसन। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो सस्यूर को माना जाता है। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, सस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है गुजराती, सी है पंजाबी, और डी है बंगाली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पैशाची अपभ्रंश से किसका संबंध है? किसका संबंध है? पंजाबी भाषा का क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले प्राकृत, ऑप्शन ए है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और अवहट, बी में है पाली, प्राकृत, अपहट, अपभ्रंश, सी है प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश, डी है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। तो यही वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले पाली आएगी, फिर प्राकृत आएगी, फिर अपभ्रंश आएगा, इसके बाद अवहट आएगा। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, डी वाला। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है राजस्थानी हिंदी, बी है पंजाबी हिंदी, सी है बिहारी हिंदी, और डी है पहाड़ी हिंदी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की कौन सी नहीं है? पंजाबी हिंदी, ये नहीं है। ठीक है,
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन है कौरवी, बी है ब्रजभाषा, सी है बुंदेली और डी है बघेली। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किस में आएगी? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी में आएंगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों पूर्वी हिंदी में आएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे, कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है सी राजगोपालाचारी। तो वर्धा के संस्थापक कौन है? राष्ट्र प्रचार सभा समिति वर्धा के संस्थापक महात्मा गांधी है। ठीक है, तो बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है देवनागरी लिपि, बी है देवनागरी, सी है देवागिरी और डी है देवगिरी। तो हिंदी भाषा किस बोली में लिखी जाती? तो हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है? आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? ऑप्शन ए है धीरेन्द्र वर्मा, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी हार्नले और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हार्नले के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हार्नले, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक विशेषता गलत है उसे चुने। ऑप्शन ए है भाषा परिवर्तनशील होती है, बी है भाषा पैतृक संपत्ति होती है, सी है भाषा सामाजिक संपत्ति होती है और डी है भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर से प्रश्न देख लेते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई, इनमें से जो विशेषता गलत है, ठीक है, जो विशेषता गलत है उसको चुनना है। तो इसमें गलत कौन सी है? भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत। भाषा पैतृक थोड़ी होती है, ये तो परिवर्तनशील भी है, सामाजिक भी है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती, लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं है। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा कहते हैं। ऑप्शन ए है संस्कृतनिष्ठ, बी है ग्रामीण भाषा, सी है परिनिष्ठित भाषा और डी है कृत्रिम भाषा। तो टकसाली भाषा कहते हैं, किसको कहते हैं? जो भाषा संस्कृतनिष्ठ होगी उसे टकसाली भाषा कहते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? गुजरात में माना जाता है। ठीक है ना, गुजरात में ही सबसे पहले होता है, तो डी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हेमचंद, बी है कामता प्रसाद गुरु, सी है किशोरीदास वाजपेयी और डी है धीरेन्द्र वर्मा। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में देना है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर कमेंट्स में दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ऑप्शन है स्वनिम विज्ञान, बी है बोली विज्ञान, सी है अर्थ विज्ञान और डी है कोश विज्ञान। तो ग्रिम नियम का संबंध किससे माना जाता है? स्वनिम विज्ञान से। ठीक है, तो ग्रिम नियम जो है वह स्वनिम विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बार बार इसकी चर्चा हो चुकी है। ऑप्शन है पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश,
बी है अर्धमागधी, सी है नागरी अपभ्रंश और डी है मागधी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणवी या बांगरू बोली का किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से। बार बार इस पर चर्चा हो चुकी है। फिर अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली कौन सी है? ऑप्शन है बुंदेली, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली और डी है कन्नौजी। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? ग्वालियर में कौन सी बोली जाती है? बुंदेलखंड के आसपास है तो बुंदेली बोली जाती है, ठीक है ना। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। फिर अगला प्रश्न है, खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? फिर वही प्रश्न पूछ लिया है। ऑप्शन ए है मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी और डी है पैसाची। तो हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित है? इसका उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है ना। तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियां निकली है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, इसके बाद है हरियाणवी, इसके बाद है ब्रज, इसके बाद है बुंदेली है, एक कन्नौजी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 ये पांचों बोलियां सौरसेनी में आती हैं। मागधी में क्या आती हैं? मागधी के अंतर्गत बिहारी हिंदी आती है, ठीक है, बिहारी हिंदी। इसमें क्या क्या है? मगही है, मैथिली है, मगही मैथिली और भोजपुरी, ये 3 आती है, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियां। इसमें कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? अभी चर्चा हो चुकी है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है बिहारी हिंदी, सी है बिहारी हिंदी और डी है पहाड़ी हिंदी। तो अभी इस पर चर्चा हो चुकी है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, बी है रामचंद्र वर्मा, सी भोलानाथ तिवारी और डी है किशोर दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? भाषा सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, सी है भाव से विचारों की ओर और डी है विचारों से भावों की ओर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा की प्रकृति ये है कि वह जटिलता से सरलता की ओर जाती है। तो जटिलता से सरलता की ओर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश और डी है बिहार। तो अंगिका बिहार की बोली है, ठीक है, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? कौन सा विद्वान है जिसने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है काका कालेलकर, सी है सुनीत कुमार चटर्जी और डी है विनोबा भावे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए है अवधी, बी है भोजपुरी, सी है बघेली और डी है छत्तीसगढ़ी। तो उकार बहुला क्या मानी जाती है? छत्तीसगढ़ी जो है ये उकार बहुला बोली मानी जाती है।
अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृत, बी है लौकिक संस्कृत, सी है सौरसेनी अपभ्रंश और डी है प्राकृत। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसका उत्तर अगर कोई और समझ आए तो कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है और इसकी आदि जननी जो है वैदिक संस्कृत मानी जाती है, लेकिन हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसका उत्तर एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए है 11, बी है 12, सी है 13 और डी है 14। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? देवनागरी लिपि में स्वर कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं, जिनमें 11 स्वर हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है? राजस्थानी बोली की कौन सी नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। तो इनमें कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं। बुंदेली क्या है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। फिर अगला प्रश्न है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय भाषा, बी है राजभाषा, सी है बोली और डी है उपभाषा। किसी सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या कहेंगे? उसे बोली कहा जाता है। ठीक है, जो सीमित स्थान में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। सी वाला सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? इस पर बार बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है राजस्थानी हिंदी और डी है पहाड़ी हिंदी। तो कन्नौजी किसके अंतर्गत आएगी? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, इसके बाद हरियाणवी है, इसके बाद ब्रज है, बुंदेली है और कन्नौजी है। ये सारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी आएगी, बघेली आएगी और छत्तीसगढ़ी आएगी। राजस्थानी में कौन सी आएगी? मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है ना, यह ढूंढाड़ी, ये सब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है कन्नौजी और डी है अवधी। तो पश्चिमी हिंदी में क्या नहीं आएगी? अवधी नहीं आएगी। अवधी कहाँ आएगी? अवधी आएगी पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आएंगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों पश्चिमी हिंदी में नहीं आती। ठीक है ना, ये जो है अवधी जो है पश्चिमी हिंदी में नहीं आती, पूर्वी हिंदी में आती है। फिर अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए है संकेतों के द्वारा, बी है बोलकर, सी है लिखकर और डी है सुनकर। तो लिखित भाषा में क्या करेंगे? लिखकर ही तो व्यक्त करेंगे ना। तो लिखित भाषा में लिख कर व्यक्त करते हैं विचारों को। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ब्रज, बी है बांगरू, सी है कन्नौजी और डी है डोगरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? डोगरी नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मालवी किस उपभाषा की बोली है? अभी इस पर भी चर्चा हो चुकी है। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी हिंदी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मालवी किस उपभाषा की बोली है? ये राजस्थानी में आ जाएगा। ठीक है ना, राजस्थानी सी वाला सही हो जाएगा। राजस्थानी में कौन कौन सी है?
मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, और इसके बाद एक है जयपुरी है। ठीक है, ये है राजस्थानी हिंदी। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए है सौरसेनी, बी है मागधी, सी है अर्धमागधी। वही बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो भाषा विज्ञान में जो ये बोलियां हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा, उससे सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी है 5। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं कितनी हो जाएंगी? 5 है। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है। प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ होता है? ए है शीघ्र बोलना, बी है कम समय में अधिक बोलना, सी है बोलने की मितव्ययिता और डी है उच्चारण की सुविधा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? जब आधुनिक भारतीय भाषाएं नहीं थी उस समय आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है पाली, सी है प्राकृत और डी है अपभ्रंश। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? अपभ्रंश था। ठीक है, तो आधुनिक आर्य भाषाओं के पहले अपभ्रंश था। इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, फिर है लौकिक संस्कृत, इसके बाद आती है पाली, इसके बाद आएगी प्राकृत, फिर है अपभ्रंश। ठीक है ना, और इसके बाद आती हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो सबसे पूछ रहा है आर्य भाषा के पूर्व कौन सा रूप था? तो आर्य भाषा से पहले अपभ्रंश पड़ता है। ठीक है, तो अपभ्रंश वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है अंग्रेजी, सी है हिंदी और डी है उर्दू। तो संपर्क भाषा किसे कहते हैं? हिंदी को कहते हैं। ठीक है, हिंदी संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है, तो संपर्क भाषा भी हिंदी ही है। ठीक है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, और संपर्क भाषा ये सारे हिंदी ही है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्ण, बी है वाक्य, सी है शब्द और डी है ध्वनि। तो भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शब्द कहते हैं। ठीक है ना, शब्द का ही तो कुछ अर्थ होता है, तो शब्द कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है फारसी, सी अंग्रेजी और डी है उर्दू। तो हिंदी के जो अधिकांश शब्द हैं वह कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिंदी, बी है राजस्थानी हिंदी, सी है पश्चिमी हिंदी और डी है पहाड़ी हिंदी। तो खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, तो सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, बी है पंजाबी, सी है खड़ी बोली और डी है अवधी। तो दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली।
फिर अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक, बी राष्ट्रपति, सी कवि व साहित्यकार, डी है समाज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, तो ऑप्शन उत्तर पहला सही हो जाएगा। तो इतने प्रश्न ये भाषा विज्ञान से थे। पहले क्लास थी उसमें 100 प्रश्न थे, इसमें भी लगभग 100 प्रश्न के आसपास है, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे। तो इन प्रश्नों को बार बार देख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इनके आने की संभावना काफ़ी बनी रहेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर लाइक कर दीजिएगा।